नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजुअली यूनिक के असो YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दाब और बल के आपसी संबंध, कक्षा 8 के अध्याय 8 को, दाब एवं बल में आपसी संबंध। आखिर में दाब क्या है और बल क्या है, सबसे पहले इसकी जानकारी हमें होना अनिवार्य है। यानी कि दाब कहते किसे हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या है, दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, बल क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है और बल का फार्मूला क्या होता है। इस सबको जानने के बाद ही हम अध्ययन करेंगे दाब और इसके उदाहरण को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाब का। तो लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, दाब क्या है। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। दाब का एसआई, इसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब बराबर फार्मूला होता है, एक दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसके द्वारा दाब का और एक एसआई मात्रक निकलता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का एक और फार्मूला निकलता है न्यूटन, ये हो गया आपका न्यूटन, और ये वाला ही आपका यहाँ पर आ जाता है प्रति में, आज क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक यह भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये और यह एक ब्लेज पास्कल यूनानी, मेरा एक जगह के रहने वाले आदमी थे जिनके नाम पर पास्कल इसका नाम दिया गया। और ऐसे दाब का ऐसा मात्रक यह भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। और अगर हम बात कर ले अब बल के बारे में, तो बल जिस किसी वस्तु का धक्का या खिंचाव है, किसी वस्तु का धक्का या खिंचाव को हम उस वस्तु का धक्का या खिंचाव को हम उस वस्तु का बल कहते हैं, खिंचाव। दाब का बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। बल बराबर बल कैसी राशि, तो बल एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और दाब का एसआई मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब बल बराबर किसी वस्तु का धक्का या खिंचाव है। अब आता है दाब और बल का आपसी संबंध। मान लीजिए कोई आदमी कोई आदमी एक खटिया पर सोया है, तो सोएगा तो उसके द्वारा बल आरोपित खटिए पर होता है। लेकिन यदि कोई आदमी खटिए पर खड़ा रहे तो उसके द्वारा खटिए पर दाब आरोपित होता है, क्योंकि वह प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगता है तो वह दाब हो गया। और यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर नहीं लगता बल्कि संपूर्ण भाग पर लगता है तो उसको हम बल कहते हैं। अब आता है हमारे दैनिक जीवन में दाब का उदाहरण। दैनिक जीवन में दाब का उदाहरण में हम सबसे पहले देखते हैं, अपने घरों में कांटी को ठोकते हैं। सुई का नोक बहुत ही पतला होता है, कांटी की आगे वाली भाग भी बहुत पतली होती है। ऐसा दाब का ही एक उदाहरण है। जब आप कांटी को ठोकते हैं, देखिए आप कांटी, मान लीजिए ये एक कोई कांटी है, ये कोई कांटी है। इस पर जब आप ठोकते हैं तो यहाँ पर एक दाब या दीवार पर एक दाब आरोपित करती है, जिसके द्वारा दीवार में छिद्र हो जाता है और कांटी दीवार के अंदर घुस जाता है। यह दाब का ही कारण है। सुई की नोक बहुत पतली होती है, इसका भी दाब का ही एक कारण। दाब ना रहने पर सुई की नोक अगर सुई की नोक पतली नहीं होगी तो दाब आरोपित नहीं होगी और कपड़े में छेद नहीं होगा। इसीलिए सुई की नोक को एकदम पतला बनाया जाता है ताकि कपड़े में वो आसानी से घुस जाए। ऐसा रहता है सुई का नोक। और ये मान लीजिए कपड़ा है तो इसमें अच्छे से बुनाई हो सके, इसीलिए सुई की आगे वाली नोक को पतला बनाया जाता है ताकि वह अधिक दाब आरोपित करे। तो यह था हमारा दैनिक जीवन में दाब का उदाहरण। हम देख लिए दो को, एक सुई की नोक और एक कांटी को। उसके बाद होता है द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। द्रव के द्वारा और गैसों के द्वारा, इन दोनों को सम्मिश्रित रूप से हम तरल कहते हैं। आपको घर्षण के कारण चैप्टर में हम बता दिए हैं तरल पदार्थ क्या है, जिसके अंदर दो चीज आता है, द्रव और गैस। द्रव तथा गैस द्वारा लगाया गया दाब का उदाहरण हम सबसे पहले देख लेते हैं। द्रव आ गया आपका पानी, इसके द्वारा भी दाब आरोपित होता है। ब्लेज पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले यह बताया। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध किया कि द्रव और गैस के द्वारा दाब सभी दिशाओं में आरोपित किया जाता है। ठोस के द्वारा दाब सिर्फ निचली सतह पर आरोपित होता है, लेकिन द्रव और गैस के द्वारा यानी तरल पदार्थ के द्वारा दाब जो है प्रत्येक जगह पर, यानी कि तिरछी,
नीची, ऊंची, किनारे पर सब जगह दाब आरोपित होती है। इसके लिए हम देख इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक सबसे पहले एक गिलास लिया। कौन? ब्लेज पास्कल, यूनानी व्यक्ति जिन्होंने दाब का फार्मूला दिया, इस दाब के बारे में बताया और इन्हीं के कारण इसका नाम, इसके ही नाम पर एसआई मात्रक पास्कल दिया गया। तो दाब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक टेनिस बॉल को लिया, ये एक टेनिस बॉल को इन्होंने लिया। उन्होंने जब टेनिस बॉल को देखा तो इन्होंने टेनिस के बॉल में कई सारे छोटे छोटे छिद्र कर दिए और टेनिस बॉल को इन्होंने सबसे पहले पानी में डुबा दिया। सबसे पहले जब इन्होंने टेनिस बॉल को पानी के, ये पानी यहाँ पर है, पानी के अंदर जब इन्होंने टेनिस बॉल को इन्होंने जब पानी के अंदर डुबाया तो उसके बाद जब ये टेनिस बॉल को ऊपर की ओर निकाले और अपने अंगूठा और अपने तर्जनी के द्वारा जब इन्हें अपने हाथों के टेनिस बॉल को दबाया तो इन्होंने देखा कि प्रत्येक किनारों से, ये टेनिस बॉल अगर है तो इसके प्रत्येक किनारों से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से जहाँ जहाँ छिद्र था उन सभी जगहों से पानी समान वेग से निकलती है। तो इन्होंने बताया द्रव और गैसों के द्वारा दाब लगाया जाता है। ये तो हुआ द्रव के द्वारा। गैसों के द्वारा कैसे लगाया जाता है? तो गैसों के द्वारा इन्होंने मात्र खाली बॉल को लिया, उसके बाद इन्होंने खाली बॉल को जब एक ही खाली वेग में छिद्र कर दिया, उसके बाद जब इन्होंने दबाया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि जैसे ही वे दबाते हैं तैसे ही गैस जो है सभी दिशाओं में एक समान वेग से जाती है। और यही था इनका द्रव तथा गैसों के द्वारा लगाया गया दाब। उसके बाद है द्रव द्वारा दाब लगाया जाना। तो द्रव द्वारा दाब लगाया जाना यही है, द्रव के द्वारा दाब लगाया जाना। एक इसको बर्तन लिया, पानी रखा, द्रव में बॉल, टेनिस बॉल में छेद कर दिया, उसके बाद इन्होंने टेनिस बॉल को पानी में रखा और पानी में रखने के बाद इन्होंने जब इसको चापा तो द्रव सभी दिशाओं में चले गए। यही है द्रव का दाब लगाया जाना। अब है द्रव नीचे की ओर दाब लगाती है। हम क्या बताएं, ठोस जो होती है नीचे की ओर दाब लगाती है, द्रव नीचे, ऊपर, तिरछी, यानी कि सारी जगहों पर द्रव लगाती है। द्रव लगाती है। तो यहाँ कहता है द्रव नीचे की ओर दाब लगाती है। तो यह सही बात है, द्रव नीचे की ओर दाब लगाती है। देखते हैं कैसे लगाती है। मान लीजिए आप एक कोई बैलून, सबसे पहले इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले आप एक बैलून ले लीजिए, उसके बाद एक नली आकार की संरचना का कोई पाइप ले लीजिए। आप मान लेते हैं ये आपने पाइप लिया, इसमें आप एक बैलून ऐसे करके लगा दीजिए और जब इस पर आप पानी भरिएगा तो पानी भरने पर आप देखते हैं अगर हम पानी को कम डालते हैं, मान लीजिए इतना दूर पानी डालें तो बैलून का आकार इतना रहा। और फिर एक नली लेते हैं, उसमें हम देखते हैं पानी हम इतना दूर भर देते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम अधिक पानी को भरें तो इसके द्वारा दाब बहुत अधिक आरोपित हुआ, जिस कारण कि द्रव में नीचे की ओर जब हम नली को लिए तो यह नीचे की ओर अधिक दाब आरोपित किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव नीचे की ओर भी दाब लगाती है। उसके बाद आता है द्रव द्वारा बगल की ओर दाब लगाया जाना। इसका भी एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। द्रव कहता है बगल की ओर भी दाब लगाता है। इसके लिए सबसे पहले और एक क्रियाकलाप, मात्र क्रियाकलाप ही करना, ज्यादा कुछ नहीं। द्रव कहता है बगल की ओर दाब लगाती है। ठीक है, बगल की ओर दाब लगाती है। सबसे पहले हम एक बोतल ले लेते हैं, प्लास्टिक का बोतल आप ले लीजिए। प्लास्टिक का आप बोतल मान लीजिए आपने लिया, ये इसमें हम 3 छिद्र कर देते हैं। एक छिद्र ऊपर करते हैं, एक छिद्र बीच में करते हैं और एक छिद्र एकदम नीचे में करते हैं। सबसे पहले हम प्लास्टिक का बोतल लेते हैं और इसमें पानी को हम पूरे भर देते हैं। ठीक है, पानी से हम इसमें पूरा भर दिए। उसके बाद हम एक छिद्र यहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ का पानी बगल में ही गिरता है, क्योंकि ऊपर में है तो पानी कम है, पानी का प्रेशर कम होगा, जिससे कि वह दाब कम आरोपित करेगी। उसके बाद यदि हम एक छिद्र यहाँ करते हैं, इस पर पानी का प्रेशर अधिक पड़ता है, जिस कारण कि यह थोड़ी दूर जा गिरती है। और अगर हम सबसे नीचे करते हैं तो द्रव बहुत अधिक दाब आरोपित करती है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा यानी लंबी दूरी तय करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव द्वारा बगल की ओर दाब लगाना, द्रव बगल की ओर दाब लगाता है। इस प्रकृति से या इस क्रियाकलाप से हम देख लिए। अब है द्रव से दाब। द्रव जो कहता है, द्रव दाब आरोपित करता है, इसमें
द्रव से दाब आरोपित होता है, इसके लिए हम सबसे पहले और एक क्रियाकलाप करते हैं। एक नैनोमीटर को हम ले लेते हैं, जिसमें कि यू आकार का, ये आपका है मान लीजिए नैनोमीटर, ये आपका हो गया यू आकार का नैनोमीटर। इसमें एक लगाते हैं पाइप, उसके बाद इसको एक कीप से बंद कर देते हैं और कीप के ऊपर एक रबड़ की बैंड चढ़ा देते हैं और इसको हम रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है। और इसको एक कूट में करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम इस प्रकार की नलिकाकार लेंगे, यहाँ पर ये पाइप को लेंगे, नैनोमीटर इसका नाम है। तो इसको जब हम नीचे की ओर खींचते हैं, तो ये जो पानी यहाँ तक थी, अब वो पानी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि द्रव के द्वारा दाब आरोपित होता है। और जब द्रव नीचे आएगा तो इसकी में पानी की कमी होगी और ये नीचे की ओर आ जाएगी। और जब आप इसको छोड़ दीजिएगा तो आप देखिएगा ये वाला पानी नीचे ना रहकर फिर यहाँ ऊपर लबालब हो जाएगा। यही है द्रव से दाब, यानी कि द्रव जो है सभी दिशाओं में दाब आरोपित करती है। इस क्रियाकलाप के द्वारा हमको ये पता चला द्रव ऊपर की ओर भी दाब आरोपित करती है। अब आता है वायु और वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय दाब का परिमाण को जानने के लिए सबसे पहले हमें वायु तथा वायुमंडल को जानना आवश्यक है। वायु क्या है? तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि हवा चलती है, यही वायु है। और वायुमंडल क्या है? हमारा पृथ्वी जो है पर चारों तरफ से गैसों की परत से झपा हुआ है, इसी को हम एक वायुमंडलीय परत कहते हैं, जो कि 800 किलोमीटर ऊंची तक है। यहाँ लिख लीजिए, अगर कॉपी में नोट करना है तो 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है, यानी कि गैसों से ढकी परत को ही हम वायुमंडल कहते हैं। अब आता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल जो है हमारे ऊपर भी दाब आरोपित करता है। वायुमंडल जो है हमारे ऊपर भी दाब आरोपित करता है, और वह इतना दाब आरोपित करता है कि इतना दाब आरोपित करता है कि हम पचक जाएंगे, हम चिपटा हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते। कारण है कि जब वायुमंडलीय दाब हमको वायु दाब डालती है तो मेरे प्रत्येक प्राणी के शरीर में भी उतना दाब की क्षमता होती है कि उसको ग्रहण कर सके। और एक ब्रेन में ऐसा दाब है जिसके कारण कि वायुमंडलीय दाब संतुलित होता है और हम पचड़ा या चिपटा नहीं हो सकते हैं। यह था हमको वायुमंडलीय दाब। इसके प्रयोग के लिए एक प्रयोग किया गया, जिसमें कि एक बर्तन को रखा गया, ठीक है। इस बर्तन को रखा गया, बर्तन को वायु चूषक पंप के द्वारा बर्तन से हवा को निकाल दिया गया। तो इस पे हुआ क्या? वायुमंडलीय दाब बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर हवा नहीं रही और संतुलन में नहीं रह पाया। इससे वायुमंडलीय दाब बढ़ गया और इतना अधिक बढ़ गया कि इसको खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं हो पाया। और जब एक प्रक्रिया किया गया जिसमें कि 8 घोड़ों को लगाया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी जब 1 2 3 4 5 6 7 8 घोड़ों को जब ऐसे करके लगाकर खींचा गया, तभी इस कटोरे को खींच लिया गया, अन्यथा इस कटोरे को नहीं खींच सकता। आप अपने किताब में चित्र 8.6 में देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 110 में, कि 8 घोड़ों के द्वारा एक वायु चूषक पंप के द्वारा उस कटोरे से हवा को निकाल दिया गया। और उसके बाद जब 8 घोड़ों के द्वारा इसको खींचा गया, तभी ऐसा कर पाना संभव हुआ। यह प्रक्रम जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हान ज्यूरिक ने किया था, और उन्होंने साबित किया कि वायुमंडल दाब आरोपित करती है। अब आता है वायुमंडलीय दाब का परिमाण। वायुमंडल तो दाब आरोपित करती है, तो इसका परिमाण कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब का भी परिमाण होता है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु का परिमाण होता है, यानी वह कितना वजन का है, उसका द्रव्यमान क्या है, उसी प्रकार एक वायुमंडलीय वायुमंडल दाब जैसे आरोपित करती है, तो उसका भी एक परिमाण होता है, जो कि है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान होता है।
15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर आप कीजिए, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पे 225, प्रत्येक 15 सेंटीमीटर पे 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर, यानी कि इतने टा घिरे स्थान पर 225 225 किलोग्राम यानी कि वायुमंडलीय दाब आरोपित होती है मात्र 15 सेंटीमीटर पर। और हम इतने बड़े हैं, इस पर कितना दाब आरोपित होगा। लेकिन तभी भी हमारे शरीर में एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण कि वायुमंडलीय दाब संतुलित हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? तो इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।